चंदनपुर गांव में एक कपटी सेठ रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। लोगों से छल कपट करना उसके लिए साधारण बात थी। वह भोले भाले गरीब किसानों को बहुत सताता था। उनको पैसे देकर 5 गुना ब्याज ज्यादा लेता था, जिससे गांव वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक बार सेठ के पास उस गांव का सबसे भोला भाला आदमी आता है, जिसका नाम गोपाल था। अरे मालिक, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो खेत में बीज बोना है ना, इसीलिए आपसे उधार लेने आया हूँ। कुछ ही महीनों में खेत की फसल आ जाएगी तो मैं उसे बेचकर आपका सारा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। पैसे वैसे मत देना। ऐसा करना तुम मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा ही दे देना। मेरा इससे ही काम चल जाएगा। अगर और पैसे की ज़रूरत हो तो आकर ले जाना, या घर भी तेरा ही है। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको पैसे ही दे दूंगा, वो भी सूद समेत। कोई बात नहीं गोपाल, तू अभी जा, बाद में देखेंगे। तू आराम से खेती कर जाके। गोपाल वहां से चला जाता है। दूसरे दिन से खेती करने लगता है। सेठ ऐसे ही बहुत लोगों को पागल बनाकर अपनी दुकान चला रहा था। क्या रे गोपाल, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चल मुझे मेरा हिस्सा दे दे। इसमें से आधा अनाज मुझे चाहिए। गोपाल सेठ की बात सुनकर दंग रह जाता है। वह कहता है, सेठ जी, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं पैसे ही दे पाऊंगा, फसल का आधा हिस्सा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप रुकिए, मैं ये फसल बाजार में बेच कर आता हूँ और फिर मैं आपके सारे पैसे आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। गोपाल, तेरी मेरी बात हुई थी कि तू मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा देगा। अब तू अपनी जुबान से मुकर रहा है। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सेठ तो अपनी बात पर अड़ ही गया, लालची और कपटी जो था। तभी गोपाल ने कहा, सेठ जी, मैं पहले फसल बेच कर आता हूँ, तब बात करूँगा। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं आपको शाम तक आपका हिस्सा आपको वापस कर दूँगा। सेठ मान गया और गोपाल को जाने दिया। गोपाल जाते जाते बहुत परेशान था। क्या करूँ अब मैं? सेठ की इस चाल से पीछा कैसे छुड़ाऊँ? अभी तो जैसे तैसे जान छुड़ा कर भाग आया हूँ, लेकिन यह शाम को फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। यह सोचकर गोपाल आगे बढ़ने लगता है। आगे गांव की सड़क के किनारे उसे एक बटुआ दिखाई देता है, जो उसी घमंडी सेठ का होता है। वह झट से नीचे उतरकर उसे उठा लेता है। उसमें 5,000 रुपए थे। तभी गोपाल को एक तरकीब आती है। वह उसे अपने पास रखकर अनाज को बाजार में बेचने निकल पड़ता है। इधर सेठ अपने बटुए को खोजते खोजते गांव में भटक रहा है। उसका बटुआ कहीं नहीं मिलता है। तब तक शाम हो चुकी होती है और गोपाल भी अब अपनी फसल को बेचकर घर आ गया था। सेठ दोबारा उसके घर जाता है। अरे गोपाल, मेरा कहीं बटुआ खो गया है, तूने देखा क्या? तभी गोपाल सोचता है, अच्छा, जो बटुआ मुझे मिला है वह सेठ का है। चलो आज इसे सबक सिखाता हूँ। तभी गोपाल सेठ से कहता है, नहीं मालिक, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा मालिक, आपका हिस्सा मुझे वापस करना था ना, तो ये लीजिए 5,000 रुपये। मेरी फसल बहुत कम दाम में बिकी है। पता नहीं बाजार में आज भाव इतना कम क्यों था। ये वही 5,000 रुपए थे जो सेठ के बटुए में थे। सेठ गुस्से में आकर बोला, नहीं, मुझे ये 5,000 रुपये नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रहा है। तेरी फसल 5,000 में नहीं बिकी है। तब तक वहाँ सरपंच और गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं। क्या बात है गोपाल बेटा, किस बात पर बहस हो रही है? सरपंच जी, मैंने कुछ महीने पहले सेठ जी से रुपए उधार लिए थे, ताकि मैं खेती कर सकूं और खेती करके इनका सारा कर अदा कर सकूं। तब तो इन्होंने मुझे ब्याज पर पैसे दे दिए थे, लेकिन अब जब मैं पैसे दे रहा हूं तो यह मुझसे मेरी फसल का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। आप ही बताइए सरपंच जी, ये गलत है ना? क्यों भाई जमींदार साहब, गोपाल जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है ना? तुमने इससे पैसे देने को ही कहा था या फसल के आधे हिस्से की बात हुई थी? सरपंच को तो पता था कि सेठ की आदत कैसी है। वह फिर भी उसे आजमा रहे थे। सेठ घबरा जाता है क्योंकि पूरा गांव उसकी आदतों के बारे में जानता था। आज तो उसका दाव उस पर ही भारी पड़ गया था। उसे समझ आ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन उसे उसके पैसे भी तो चाहिए थे। उसने घबराते हुए कहा, सरपंच जी, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? छोड़िए आप। तभी सरपंच कहता है,
गोपाल बेटा, तुम ऐसा करो, तुम इसे पैसे ही वापस कर दो। आधा अनाज देना ठीक नहीं है। तभी गोपाल ने सेठ को वही 5,000 रुपए दे दिए जो सेठ के बटुए में मिले थे, क्योंकि पहले ही उसे अपना बटुआ जाने का गम था। ऊपर से गोपाल ने भी इस बार उस पर उल्टा दावा लगा दिया था। वह सबके सामने गोपाल के साथ छल नहीं कर पाया और उसे गोपाल से वही 5,000 रुपए लेकर वहां से चुपचाप खिसकना पड़ा। अनिल बुद्धि का धनी व्यक्ति था, जिसके पास 2 बैल थे, जिसकी मदद से अनिल दूसरों के खेतों को जोता करता था। हरिनगर गांव के सभी किसान वहां के जमींदार से परेशान रहते थे। जमींदार के पास 2 गुंडे थे, एक का नाम लखन और दूसरे का नाम सोमदत्त था। जमींदार से ज्यादा लखन और सोमदत्त गांव के लोगों को परेशान किया करते थे। अरे मालिक, 2 दिन से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन भगवान की कृपा से आज मिल पाया हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या काम है। बिना मतलब के तो मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता हूँ। तू तो एक मामूली किसान है, जल्दी बता क्या बात है। वो मालिक, 2,000 रुपए की जरूरत है। गेहूँ बोने का समय आ गया है ना। 2,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन बदले में कुछ जमा करना पड़ेगा। अरे हाँ मालिक, लाया हूँ ना, अपने बीवी के कंगन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ये लो 2,000 रुपये और हर महीने इसका 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। लाओ कंगन मुझे दो, जब तू 2,000 रुपये लेकर आएगा तब तुझे मैं कंगन दूंगा। जी मालिक, जैसा आप कहें। चंपकलाल पैसे लेकर जमींदार के घर से मार्केट के लिए चला जाता है। सुनो तुम दोनों, गेहूं की खेती का समय आने वाला है, समझ गए ना क्या करना है। जी मालिक, समझ गए। ध्यान रखना मुझे कंगन चंपकलाल को वापस न करने पड़े। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, ये कंगन अब आपके पास ही रहेंगे। 6 महीने बाद। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। ऐसा करता हूँ कि कल से कटाई का काम शुरू कर देता हूँ। फसल की कटाई का समय आ चुका था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जमींदार के गुंडे पहले से ही तैयार थे। दरअसल वो लोग कुछ भी करके किसानों के फसल को नष्ट कर देते थे। इस बार भी जमींदार के गुंडे सोमदत्त और लखन चंपकलाल के खेत में आग लगाने के इरादे से आए थे। ए लखन, देख के आग लगाना। अगर किसी ने हमें इस समय खेत पर देख लिया तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। हो मुझे भी पता है। अगली सुबह जब चंपकलाल को खबर मिलती है कि उसकी फसल अब राख बन चुकी है, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जमींदार को पैसे कहाँ से दूंगा। उस रात चंपकलाल के खेत के साथ 3 और लोगों के खेत में जमींदार के गुंडों ने आग लगाई थी और उन तीनों ने भी जमींदार से सोना या जमीन के कागज जमा करके ब्याज पर पैसे लिए थे। अरे भाई धैर्य रखो, कोई ना कोई बात तो हो जाएगा ना। ऐसे रोने से फसल वापस थोड़ी आ जाएगी। और चंपकलाल, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। मुझे माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यहाँ भाई, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मैं भी बर्बाद हो गया हूँ और तुम माजरा बाजरा में लगे हो। अरे भाई धैर्य से सोचो। तुमने जमींदार से कर्ज लिया और बिरजू ने भी जमींदार से कर्ज लिया। उसकी भी फसल का यही हाल हुआ। राजू और चुन्नी के साथ भी यही हुआ। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे जमींदार का हाथ हो। हाँ, बात तो सही है। ऐसा भी हो सकता है कि इन सब काम के पीछे जमींदार का हाथ हो। अनिल चंपकलाल के कान में एक आइडिया बताता है। समझे चंपकलाल, अब जैसा मैं तुम्हें कहूँगा तुम बिल्कुल वैसा ही करना। अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हें और इन सभी को अपनी जमीन और सोना वापस मिल जाएगा, वो भी बिना किसी भुगतान के। इतना कहकर अनिल वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ चंपकलाल गांव के लोगों में ये अफवाह फैला देता है कि जमींदार के पैसे अशुभ हैं। जो भी जमींदार से कर्ज लेकर काम करता है वो बर्बाद हो जाता है। भाई सुना तुमने? जमींदार से पैसा लेना अशुभ है। उसके पैसे लेकर कभी खेती तो बिल्कुल मत करना। लखन और सोमदत्त गांव में चल रहे अफवाहों के बारे में जमींदार को बताते हैं। कुछ ही दिनों में अनिल भी जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव के लोगों ने आपके विषय में चर्चा जोर शोर से चला रखी है। ऐसा क्या सुन लिया तूने?
जमींदार साहब, आजकल गांव में लोग कह रहे हैं कि जो भी आपसे कर्ज लेकर खेती करता है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपका पैसा असूब है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि बिरजू ने जमींदार से कर्ज लेकर खेती किया और उसका सारा फसल जल गया। चंपकलाल, राजू और चुन्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पंकज, भीम, अमित और गांव के बाकी किसान ने इन सब लोगों की तरह आपसे कोई ना कोई कर्ज लिया था और उनका सारा फसल बर्बाद हो गया है। अब सबका यही मानना है कि आपके पैसे अशुभ हैं। जमींदार मन ही मन घबराने लग गया और अनिल से बोला, तो इसमें मैं क्या करूं? जिसको जो बोलना है बोलने दो। जमींदार बाबू, इससे आपको बहुत भारी नुकसान होगा। सोचिए, गांव के लोग आसपास के जमींदार से कर्ज लेना शुरू कर देंगे। फिर आपके पास जो ब्याज का पैसा आता था वो भी बंद हो जाएगा। आपको बहुत भारी नुकसान होगा। जमींदार ब्याज खोने के डर से बिल्कुल घबरा जाता है। वो कुछ सोचने के बाद अनिल से बोलता है, अनिल, तुम्हारी बहुत मेहरबानी जो तुम गांव वालों की बात यहाँ तक लेके आए। मुझे मेरे आदमियों ने इन सब के बारे में बताया था। देखिए, ज्यादा और हमेशा के नुकसान से अच्छा है आप थोड़ा नुकसान झेल लीजिए और जिन लोगों की फसल जल चुकी है उन लोगों का कर्जा माफ कर दीजिए। इससे लोग आपको महान समझेंगे और दूसरे गांव के लोगों से कर्जा लेना बंद कर देंगे। इससे आपकी छवि भी अच्छी बनी रहेगी और आपके पास ब्याज का पैसा भी बनता रहेगा। जमींदार मन ही मन सोचता है और अनिल की बात में हामी भर देता है। बात तो अनिल सही कह रहा है। अगर मैं कर्जा माफ नहीं करूंगा तो मेरे पास लोग दोबारा पैसे लेने नहीं आएंगे और मेरी कमाई का जरिया भी बंद हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं इसकी बात मान लेता हूँ। अंत में अनिल के दिमाग के कारण सभी किसानों के सोने और जमीन के कागजात जमींदार वापस कर देता।